के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख सवाल। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज अभी तक फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख सवाल। तो दोस्तों, G20 में आए मेहमानों की जमकर खातिरदारी हो रही है। अभी इस वक्त जब न्यूज पॉइंट हम कर रहे हैं तो उधर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कहें तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत रात्रि भोज यानी डिनर दे रही हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाना जरूरी नहीं समझा गया। माना कि बीजेपी को इंडिया से डर लग रहा है और घोसी समेत 4 सीटों के उपचुनाव हारने के बाद अब बीजेपी को इंडिया का खौफ सता रहा होगा। लेकिन इस डर का सामना करने की जगह बीजेपी तो लोकतंत्र के तकाजे को ही हाशिए पर डाल रही है। विदेशी मेहमानों के सामने घर के झगड़े को बीजेपी दिखा रही है और आरोप राहुल गांधी पर लगा रही है कि वो दुनिया में देश की बदनामी करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अभी यूरोपीय देशों के दौरे के दौरान भारत में लोकतंत्र से लेकर संवैधानिक संस्थाओं के कमजोर होने पर जो कुछ कहा है उससे फिर मोदी सरकार तिल मिलाती हुई नजर आई और फिर कई बीजेपी नेता एक साथ मिलकर राहुल को घेरते हुए दिखे। राहुल गांधी के आगे बार बार पस्त होने के बावजूद बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो जितना राहुल गांधी पर वार करेगी उससे राहुल को ही फायदा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर पार्टी में न बुलाकर बीजेपी ने जिस तरह की तंगदिली दिखाई है उस पर राहुल गांधी से जब सवाल किया गया और खासकर ब्रसेल्स में तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया। कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल राहुल गांधी थे, आज राहुल गांधी पेरिस में हैं, फ्रांस की राजधानी। लेकिन ब्रसेल्स में प्रेस को संबोधित करते हुए और प्रेस के सवालों का जवाब लेते हुए इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साफ मना कर दिया कि प्रेस, और इस पर G20 में आप जानते हैं कि बहुत नाराजगी जाहिर की गई है अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से। लेकिन यहां पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से बिल्कुल मना कर दिया गया। उधर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे राहुल गांधी और उन्होंने न बुलाए जाने को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए अपना जवाब जो दे रहे हैं, सुनिए जरा। I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and you know, it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that. तो यहां राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को बीजेपी नहीं बुला रही है और उसको वैल्यू नहीं दे रही है। वैसे कांग्रेस ने मोदी है तो मनु है का जो वार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर किया है उसकी चोट भी बीजेपी को काफी देर तक दर्द देती रहेगी। लेकिन मोदी है तो मनु है का नारा कल से तमिलनाडु से निकला है। उससे पहले जब मुंबई में यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि 60% अभी हमारे साथ है, यही 60% वहां भी कह रहे हैं। मुंबई वाली जो बात वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी वहां भी यही बात कह रहे थे। वैल्यू देने की बात है, आप किसको प्राथमिकता के साथ आगे रखते हैं, किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 60% जनता क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी की हमारे साथ है, सुनिए जरा। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी तो यहां कह रहे थे राहुल गांधी कि इंडिया अलायंस बीजेपी को आसानी से हरा देगा। और अभी 7 उपचुनाव जो हुए असेंबली के, उसमें से 4 में इंडिया अलायंस की जीत हुई है।
तो बीजेपी अभी उपचुनावों के दर्द से जो है, यानी बीजेपी को जो उपचुनावों का दर्द है, उस दर्द से अभी बीजेपी बाहर निकल नहीं पाई है, आप देख रहे हैं। और खासकर तब जबकि कल का जो घोसी का चुनाव था वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। उस चुनाव में क्या कुछ हुआ है आप सबको पता ही है, और यही बात चुनाव से पहले राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। तो क्या घोसी का जो खौफ है वो सता रहा है, घोसी का डर सता रहा है बीजेपी को कि राहुल गांधी के ऊपर वार करने से बीजेपी के नेता जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बात जो राहुल गांधी मुंबई में कह रहे थे, यही बात वो ब्रुसेल्स में क्यों कह रहे हैं, ये यहां समझने की जरूरत है। आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो अपोजिशन के नेता हैं, उनको नहीं बुलाया गया। 60% लोगों का अपोजिशन जो है वो नेतृत्व कर रहा है आज की तारीख में। ये बात क्यों यहां राहुल गांधी कह रहे हैं? शायद बीजेपी ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि जिस यूपी में लगातार 2 बार उसने सत्ता हासिल कर ली है, वहां की जनता इतनी बुरी तरह उसे नकार देगी। अब हार के कारणों पर चाहे जितने किंतु परंतु अगर मगर कर लिए जाएं दोस्तों, हकीकत तो यह है कि ये मोदी जी की बड़ी हार है, क्योंकि चुनाव जिताने के लिए उनके खास सिपहसालार मैदान में उतरे थे, लेकिन सब नाकाम रहे। बीजेपी को न भूमिहारों ने वोट दिया, न पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया, और न ही ओबीसी ने वोट दिया। बीजेपी की भाषा में अगर घोसी को झांकी कहा जाए तो फिर 2024 तो अभी पूरा बाकी है दोस्तों। और अगर घोसी जैसा हाल बाकी यूपी और दूसरे राज्यों में रहा तो फिर समझ लीजिए कि बीजेपी और एनडीए का भविष्य क्या रह जाएगा। अभी मई जून में, यानी अभी से 2 महीने पहले जो सर्वे किए गए हैं, और उनमें से कई में ट्रेंड दिखा रहा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। बीजेपी इस बात पर भी खुश हो सकती है कि पीएम पद के लिए अब भी मोदी के नाम ही आगे चल रहा है। लेकिन जो भी सर्वे हैं वो उपचुनाव से पहले के हैं। अब इंडिया ने एनडीए पर पहली बढ़त बना ली है इन उपचुनावों में, तो हो सकता है कि आने वाले सर्वे में मोदी जी पीएम की रेस में भी पिछड़ते नजर आए। 2024 से पहले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की हालत खराब दिख रही है, और खासकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह कांग्रेस का दम दिख रहा है, जबकि बीजेपी बहुत कोशिश के बाद भी मुरझाई हुई सी दिख रही है। इस मुरझाई हुई भावना के साथ बीजेपी अपना कमल कैसे खिलाएगी, ये चिंता अब बीजेपी में साफ दिखने लगा है। जबकि इंडिया के तमाम नेता एक नए जोश में भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सभी अब मिलकर बीजेपी को मात देने के लिए तैयार दिख रहे हैं, और इंडिया की कमान कांग्रेस के हाथ में ही दिख रही है। इसलिए क्योंकि आप याद कीजिए कि उसी मुंबई के मंच से, ये जो मुंबई का मंच आप देख रहे हैं, इस मंच से कई बार तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये कहते हुए नजर आया कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जब मीडिया से मुखातिब कराने के लिए, मंच का संचालन करने के लिए संजय राउत मौजूद थे, तो संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उद्धव ठाकरे गुट के, वो भी यही कह रहे थे कि हमारे नेता। लेकिन ये हमारे नेता जो हैं, उनको अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं बुला रही हैं तो क्या कारण हो सकता है? क्या राष्ट्रपति महोदय खुद अपनी मर्जी से नहीं बुला रही हैं? एक बड़ा सवाल है। चर्चा करेंगे इस पे भी दोस्तों, लेकिन चर्चा ये भी करेंगे, सवाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या घोसी की झांकी के बाद अब क्लाइमेक्स में इंडिया की जीत दिखेगी, यानी 2024 में? क्या इस ट्रेलर से परेशान बीजेपी नाम बदलने का खेल कर कुछ हासिल कर पाएगी? आप नाम बदलने के खेल में आप देखिए, भारत, कभी यहां इंडिया लिखा होता था, आज भारत लिखा हुआ है। भारत लिखना ही था तो इंग्लिश में क्यों लिखे? पूरे इंग्लिश को ही बदल डालिए, हिंदी में लिखिए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। और हिंदी में तो लिखते आए हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत। जब भी हम हिंदी बोलते हैं, चाहे आप जापान में जाइए, चाहे चाइना जाइए, चाहे रशिया जाइए, चाहे आप यूरोप के अलग अलग कंट्रीज जहां उनकी अपनी भाषा है, जर्मनी में जाइए, फ्रांस में जाइए, वहां उनकी अपनी भाषा में अपनी बात लिखते हैं, और जब वो भाषा अंग्रेजी में आती है तो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या बुराई है, इंडिया कहें या भारत? लेकिन आज फिर से भारत और इंडिया का सवाल तो उठता ही है। तो दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये तो अभी झांकी है और 2024 बाकी है।
चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब, आज शनिवार का दिन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार जताता हूं कि आपने समय निकाला। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। थोड़ी देर बाद 2 साथी और जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सब जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत खास दिन देश के लिए, क्योंकि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, G20 का 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है और आज 9 तारीख, कल 10 तारीख दिल्ली डिक्लेरेशन जो है, दिल्ली घोषणा पत्र, उसको मंजूरी मिल गई है। बहुत सारी चीजें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आगे हैं और ये 1 साल की जो अध्यक्षता थी, अब ये अध्यक्षता ब्राजील के पास जाने वाली है। लेकिन ये कुछ जो है, ये गुडी गुडी यानी अच्छी अच्छी बातें हैं। इसके बाहर जो पर्दे लगे हुए हैं, उस पर्दे के अंदर क्या कुछ है, उसकी चर्चा भी वही चर्चा हम यहां करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि इस दिल्ली में आप दिल्ली को ढक कर, यहां की गरीबी को छुपाकर, यहां के जीव जंतुओं को छुपा करके आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और उस तस्वीर में खासकर स्ट्रे डॉग्स को लेकर, जो गली मोहल्ले में घूमते हुए जो कुत्ते हैं, उनको किस प्रकार बांध करके और उनको पिंजरे में डाला जा रहा है, भूखे प्यासे रखा जा रहा है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, वो बहुत दुखद है। उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी। ये तमाम चीज़ें हैं और इन चीज़ों के से भी इन पर भी बात करनी चाहिए और पर्दा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ साथ ये भी बात होनी चाहिए कि आखिर ये भारत का मतलब क्या होता है, भारत क्यों यहाँ आ गया। पहले आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही, हमेशा की तरह। स्वामी जी, आखिर खेल तो कुछ चल रहा है, ये भारत के आगे पीछे ही घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां घोसी में कुछ और हो गया। देखिए राजीव जी, इंडिया को भारत में इसलिए बदला था इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है ये अंग्रेजों की देन है। अरे जो नेम प्लेट लगी हुई है मोदी जी के सामने, भारत तो हिंदी में लिख देते, कम से कम भारत को भी इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया। देखिए एक चीज आप ये समझिए कि क्या खड़गे साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया कि जो द्रविड़ियन कल्चर है उससे बदला लिया जा रहा है, जो दलित वर्ग है उसका अपमान किया जा रहा है। क्या ये सनातन धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने की, देखिए मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म का मान करता हूं, लेकिन आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते। इस देश में जो बौद्ध रहते हैं उनके यहां मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, उनकी प्रतिज्ञाएं अलग प्रकार की हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। द्रविड़ियन कल्चर जो है वो अलग है, अम्बेडकाइट्स जो हैं वो अलग हैं, सनातन धर्म अलग है, आर्य समाजी अलग हैं। इसका मतलब यह है कि ये देश को उस अवस्था में ले जाना चाहते हैं जब हमारे देश में शैव और वैष्णवों के बीच में युद्ध हुआ करता था और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे, और जिस प्रकार से सबको एकजुट करके भारत को एकजुट किया गया था उसको। अच्छा एक राजीव जी और चीज बताइए, क्या आपने कोई ऐसी फोटोग्राफ देखी जिसमें मोदी जी के अलावा कोई नेता खड़ा हुआ दिखाई पड़ा हो? फोटो फ्रेम में केवल मोदी जी थे। अरे आपके देश में विदेश मंत्री हैं, आपके विदेश सचिव हैं, आपके और भी लोग हैं। क्या ये हमारे यहां राजा प्रथा शुरू हो गई है कि राजा ही सबको रिसीव करेगा और फोटो फ्रेम में केवल राजा दिखाई पड़ेगा? देखिए किस प्रकार की असमानता का दर्शन आप विश्व को दिखा रहे हैं। अगर इन्होंने खड़गे साहब को बुलाया होता तो भारत का जो लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रदर्शन है पूरे विश्व में वो बनता। आपको याद होगा अटल जी को किस प्रकार से भेजा गया था विदेश, सोनिया जी को भेजा गया था, किस प्रकार से विपक्षी दलों को मान सम्मान देकर विश्व में एक संदेश दिया गया था कि भारत इतना स्वस्थ लोकतांत्रिक देश है जहां पे विपक्ष को भी मान सम्मान दिया जाता है। और देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय दल विपक्षी दल के नेता को और इतने वयोवृद्ध नेता, तपोतपाए नेता को आमंत्रित न करके आप क्या पूरे विश्व को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम विपक्ष को कोई सम्मान नहीं देते? और जो बात आपने बताई राजीव जी, अगर ये लोग कहते हैं अपने सनातन धर्म की श्रेष्ठता की बात करते हैं, तो अगर जीव जंतुओं को इस प्रकार से बांधकर इन्होंने विदेशियों से छिपाया है और अगर उनको इन्होंने परेशान किया है जो हमारे जैसे ही परमेश्वर का रूप है,
तो भगवान के कोप का भागीदार इनको बनना पड़ेगा। इस प्रकार से जी ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है, स्वामी जी अगर मगर नहीं है, ये ऐसा है, ये वीडियो ऑलरेडी मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, कुछ हम लोगों के भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, लेकिन वैसा ये सोशल मीडिया पे वीडियोस काफी शेयर हो रहे हैं। तो राजीव जी अगर ये जो चीज हो रही है, ये भगवान का कोप का भागीदार इनको बनना पड़ेगा। ये जीव जंतु पता नहीं, हम तो देखिए, हम तो सनातनी मानते हैं पुनर्जन्म में अपने पुरखों को। हमें नहीं पता कि हमारा अगला जन्म किस रूप में होगा, हमारे जो पितर हैं वो किस रूप में घूम रहे होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ श्राद्धों में कुत्तों को भी, कौओं को भी, गाय को भी, सबको खाना खिलाने का प्रावधान है। ये कैसे सनातनी हैं? ये किस प्रकार के धर्म विरुद्ध लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे देश की छवि को बदनाम कर रहे हैं। और चीन और रूस जिस प्रकार से G20 में नहीं आए हैं और जिस प्रकार का एक ये बिल्कुल वेस्टर्न लॉबी की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं, हमारी 75 साल की जो हमारी ये गुण निरपेक्षता की छवि थी उसको भी इन्होंने धूमिल किया है। और केवल मोदी जी की छवि सुधारने के लिए अगर G20 का यूज किया जा रहा है, तो राजीव जी ये सारे विश्व के न्यूज़पेपर जिसको कवर कर रहे हैं, ये अगले चुनाव की तैयारी अगर कर रहे हैं और सोने और चांदी के बर्तनों में विदेशियों को खाना खिला रहे हैं और हमारे गरीब और भिखारियों को बांध के और ट्रकों के अंदर अगर शहर से बाहर धकेल रहे हैं, तो ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। जी प्रेम कुमार जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि छवि सुधारने के लिए, छवि चमकाने के लिए, और ये सही बात है। यही बात वॉशिंगटन पोस्ट भी लिखता है कि और साफ साफ अभी 2 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने जो लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगता है, ऐसा उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चमकाने, सुधारने, बनाने के लिए G20 का पूरा का पूरा उपयोग किया जा रहा है। और इसमें चाहे भोजन के जो पात्र हैं वहां से लेकर के, यानी कि बर्तन जो हैं वहां से लेकर, और रंग रोगन से लेकर तमाम चीजें जो हो रही हैं, और प्रधानमंत्री को आगे जो पोस्टर्स लगे हुए, जो बैनर्स लगे हुए, होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो यहाँ दिल्ली में, और उसमें भी सबसे आगे प्रधानमंत्री के पीछे तमाम नेता, ये सब जो दिखाया गया है। एक तो ये बात जो यहाँ कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उसी बात को वहाँ वॉशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है। दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि अभी चुनाव, अगर सपोज मान लीजिए कि ये चुनाव 7 चुनाव में से 4 चुनाव में हार नहीं मिली रहती बीजेपी को, तो आज क्या परिस्थिति होती? इस G20 हार के कारण थोड़ा सा G20 की चमक बनी रहे, हम भी चाहते हैं बनी रहे, लेकिन मोदी जी की जो धमक है उसमें कोई कमी दिखाई दे रही है? जी राजीव जी, G20 एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है, अपने देश में हो रहा है, भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। लेकिन यह भी सच है कि इस मौके को एक ब्रांडिंग के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश भी हुई है। 4100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और जिसकी बात आप कर रहे हैं कि मलिन बस्तियों को हरे पर्दे से ढका गया या जीव जंतुओं को हटाया गया, गरीब गुर्बों को सड़क से हटाया गया ताकि चमकीली दिखे दिल्ली, तो ये दरअसल G20 में शामिल दूसरे देश पहले से करते आ रहे हैं। जिनके लिए हम ये कर रहे हैं वो लोग भी G20 या ऐसे सम्मेलनों का आयोजन बड़े शहरों में ही करते हैं और चमक दमक दिखाने के लिए करते हैं। G20 में जितने भी देश हैं, जरूर देश दुनिया की GDP का अधिसंख्य 80-85% उनके पास है, लेकिन अमीरी और गरीबी की खाई के लिए यही G20 के देश ही जिम्मेदार भी हैं। जलवायु को, पर्यावरण को जो संकट है उसके लिए भी यही G20 के देश ही जिम्मेदार हैं। और देश दुनिया में हम वसुदैव कुटुंबकम या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये नारा बहुत मुझे अच्छा लगता है। ये नारा अच्छा लगता है। अगर इसी सोच के साथ दुनिया के पूरी मानवता के लिए बात होती, युद्ध का विरोध होता, पर्यावरण के लिए काम किया जाता, गरीबी कैसे मिटेगी इसका कार्यक्रम G20 के देश तय करते, तब उस ताकत या उस शक्ति का सही इस्तेमाल नजर आता। तो वो चूंकि इसके डीएनए में ही नहीं है, G20 के डीएनए में नहीं है,
तो हम जब से G20 में गए हैं हमने अपना स्वभाव ही बदला है। बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, गर्व का विषय महसूस करते हैं कि उन लोगों के संभ्रांत लोगों के बीच में है, संभ्रांत देशों के बीच में है, लेकिन संस्कृति हमारी संभ्रांत बने रहे ये ज्यादा जरूरी है। कुत्तों को, जानवरों को तंग करके, गरीबों को छिपा करके, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये एक बात हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात है कि जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, ये 4-3 के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ में दिखता है। इसको अगर देखा जाए, मैं थोड़ा विश्लेषण करूं तो त्रिपुरा में 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत और उत्तराखंड में 1 सीट पर अपनी सीट को बचा लेना, ये जो 3 रिजल्ट्स हैं, ये 3 रिजल्ट्स त्रिपुरा में जश्न मनाने का मौका है बीजेपी के पास निश्चित रूप से। लेकिन इन 3 रिजल्ट्स के समांतर जो 4 रिजल्ट्स हैं, उन 4 में खास तौर से उत्तर प्रदेश और बंगाल का जिक्र जरूरी है। बंगाल जहां पर कि बीजेपी अपनी सीट हार जाती है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें बीजेपी जीतती हैं, और वहां जबकि इंडिया डिवाइडेड होकर के चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के समांतर, इंडिया एकजुट नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी जीत नहीं पा रही है। ये एक रिजल्ट है। और उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है या फिर झारखंड का जो रिजल्ट है, झारखंड में भी इंडिया बनाम एनडीए हुआ, वहां भी बीजेपी की हार हुई, और लेकिन उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बाकी सब रिजल्ट पर भारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक सैंपलिंग है। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर जो 57% वोट समाजवादी पार्टी को मिले, और अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया कि ये इंडिया की जीत है, तो सही मायने में ये इंडिया की ही जीत है। कारण स्पष्ट है कि उसमें जो बाकी अल्पसंख्यक फोर्सेस हैं या अति पिछड़ा वर्ग है, दलित फोर्सेस हैं, इन सब का यूनिफिकेशन इंडिया के नाम हुआ है। और यहाँ एक उम्मीदवार जो साइकिल के चुनाव से जीता था, विधायक था, इस्तीफा देकर बीजेपी में गया और कमल का चुनाव लेकर, चिन्ह लेकर मैदान में आया, तो जनता ने उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया। यानी एक ही व्यक्ति साइकिल के साथ जीत कर आता है लेकिन कमल के साथ जीत नहीं पाता है, ये भी इसका मतलब है। तो ये जो उपचुनाव है, ये बता रहा है कि इंडिया का खौफ एनडीए पर और नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी टीम पर क्यों है। इंडिया का खौफ क्यों? इंडिया जब से बना है तब से इंडियन मुजाहिदीन की चर्चा होने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा होने लगी, तमाम चीजों की, और इसके बाद में इंडिया का प्रयोग छोड़ दिया गया, घमंडिया जैसा शब्द बना, और उससे भी काम नहीं चला तो अब इंडिया की जगह भारत लिखा जाने लगा। भारत से किसी को एलर्जी नहीं है इस देश में, भारत से सबको प्यार है, लेकिन इंडिया से क्यों एलर्जी हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इंडिया से एलर्जी दिखा रहे हैं क्योंकि इंडिया से डर लगने लगा है, ये मोटे तौर पर कारण है। और ये ब्रांडिंग का जो अवसर है उस पर डेंट लगा है, जनता ने जवाब दिया है। वो सनातन का मुद्दा, वो हिंदुत्व का मुद्दा, वो सारे मुद्दे इसी दौरान उठे थे, लेकिन हिंदुत्ववादी नारों को भी जनता ने उत्तर प्रदेश की नकार दिया। संख्यात्मक दृष्टि से भी 4-3 से एनडीए हारी, और घोसी की जीत सारी जीत से कहीं ज्यादा बड़ी है। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं और आना चाहता हूं सीधा गर्ग साहब आपके पास। गर्ग साहब, सबसे पहले जो कल जो रिजल्ट आए हैं, उपचुनाव के रिजल्ट, ये कितने प्रभावित करते हुए या कितने आने वाले समय में 2024 के चुनाव के हिसाब से, लिहाज से देखा जाए या उस लिहाज से न भी देखा जाए, तो इंडिया गठबंधन के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ये छोटी मोटी ही सही लेकिन झांकी है, इसे माना जा सकता है? छोटी मोटी झांकी नहीं है राजीव जी, ये बहुत बड़ा एक उलटफेर है। और उत्तर प्रदेश में खतौली के बाद खतौली, फिर मैनपुरी में संसदीय सीट और फिर ये घोसी की सीट,
घोसी की सीट कई मानों में इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव क्षेत्र है उससे कोई 125 किलोमीटर दूरी पर, ये 138-140 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जगह है और बिहार की बॉर्डर से लगा हुआ, मतलब बिहार में छपरा नजदीक पड़ता है बॉर्डर से। ये एक बड़ा, और आप देखिए कि जो 1,24,000 के करीब वोट मिले हैं इनको, जो अभी तक कभी नहीं मिले समाजवादी पार्टी को यहां से। एक जबरदस्त जीत हुई है, 40,000 के करीब जो वोट मिले हैं इनको, 40,000 से ज्यादा के मतों से जो जीते हैं सुधाकर सिंह। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। जो कल मैं कह रहा था कि ये इंडिया अलायंस का पहला मुकाबला था बड़ा एनडीए से, सारी पार्टियां जुड़ गई थी यहाँ पर घोसी में इनके साथ, अखिलेश की पार्टी के साथ, अखिलेश के उम्मीदवार के साथ। और अखिलेश ने कहा भी है कि ये इंडिया अलायंस की जीत है। जो मैं मुद्दा उठा रहा था वो ये उठा रहा था कल कि बागेश्वर जो है उत्तराखंड का, वहां हार गए इंडिया अलायंस का उम्मीदवार या ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार। वो किस लिए हारा? वो इसलिए हारा कि वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ था, इसलिए बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। इन इफेक्ट आप ये मान सकते हैं कि त्रिपुरा को छोड़ दें तो सब जगह विपक्ष के उम्मीदवार जीते हैं। अब G20 की इतनी महत्वपूर्ण बैठक के पहले ये जो रिजल्ट हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा शॉक हो सकता है। और खासकर उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का कैंडिडेट का इस तरह से जीतना, ये बीजेपी की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां ये लोग पिछली बार भी काफी सीटें इन्होंने प्राप्त की थी, ये एक बहुत बड़ा शॉक है। और ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश यानी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने की बात है, वो ये कि मायावती का पूरा जो वोट शेयर था, वो पूरा मायावती ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वो पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा 4-5% छोड़ दे तो वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब आप सोचिए कि ये जो मायावती ने खेल किया था पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में भी, ये अगर लोकसभा की सीटों पर कायम रहता है, लोकसभा के चुनाव जब भी हों, और इंडिया अलायंस इसी तरह से सम्मिलित रूप से, देखिए घोसी में सारी पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडिया अलायंस के या समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी घटना है। मतलब बॉम्बे की बैठक के बाद एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में पहला बड़ा मुकाबला था, और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको राजभर की पार्टी, अपना दल और तमाम निषाद पार्टी, इन सब तमाम लोगों का सपोर्ट था। ये एक टेस्ट केस था राजीव जी घोसी आने वाले दिनों के लिए। ये अगर हार जाता है इंडिया अलायंस तो बहुत बड़ा धक्का लगता। और बागेश्वर का लेसन ये है, जो समाजवादी पार्टी के लिए भी है और सारे विपक्षी दलों के लिए भी है, कि ये जो आप अपनी भूमिका में 60-40 की बात कह रहे थे ना, जो राजीव जी, ये राहुल गांधी को कोट करते हुए जी, ये घोसी में 60-40 सिद्ध हुआ है। आप अगर वोट शेयर देखें, बीजेपी का वोट शेयर देखें और इनका वोट शेयर देखें, तो आपको 60-40 समझ में आ जाएगा। ये 60-40 अगर ये अखिल भारतीय स्तर पर ले जाते हैं इंडिया अलायंस वाले,
तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है, मतलब क्या परिणाम निकल सकते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है या खौफ खाई हुई है, वो एक चीज और ध्यान रखना चाहिए राजीव जी कि घोसी में बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ है। मतलब वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा है वहां पिछली बार से, मतलब 2022 के मुकाबले। पर ये जो जीत हुई है, मतलब कर्नाटक में भी वोट शेयर कम नहीं हुआ था, बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट है। हुआ ये है कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये चूंकि सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं, तो इंडिया अलायंस का वोट शेयर एनडीए के वोट शेयर से काफी बड़ा हो गया। ये बड़ा प्रयोग है और इस प्रयोग को ये मतलब अखिलेश के लिए और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए और देश की पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस प्रयोग को अब बिहार और उत्तर प्रदेश में सफलता के साथ लागू किया जाएगा, तो आप पाएंगे कि पूरे के पूरे रिजल्ट जो अभी हैं बीजेपी के पक्ष में, वो उससे ज्यादा बेहतर इंडिया अलायंस के पक्ष में हो जाएंगे। मतलब सीटें अभी टोटल विपक्ष के पास हैं, वो उससे कम बीजेपी को प्राप्त। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो आपने जो सवाल उठाया घोसी का, ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा प्रयोग है और ये आप देखिए कि इसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी, इतना ही नहीं, जो कल मुझे बताया गया वहां एक डिबेट में कि जो जिला पंचायत के चुनाव हुए 4 जगह उत्तर प्रदेश में, उसमें भी चारों जगह बीजेपी की हार हो गई। और वो 4 जिला पंचायतों के जो चुनाव हुए वो उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग कोनों पर हुए, मतलब एक जगह नहीं हुए। कि अगर आप ये कहें, मतलब जो स्वीप है एंटी बीजेपी एंटी योगी, वो अक्रॉस यूपी है, वो लोकल नहीं है कि लोकल आप कहें कि केवल घोसी में हुआ। तो मैंने जो कहा कि अगर उत्तराखंड में भी अगर एक एसपी के कैंडिडेट खड़े नहीं होते और सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का होता, तो बागेश्वर की जीत भी मिलती। त्रिपुरा की जो 2 सीटें मिली, वो मिलना इसलिए जरूरी था कि वहां अपोजिशन के नाम पर केवल सीपीएम है, कांग्रेस नहीं है, और सीपीएम बहुत कमजोर है वहां, और त्रिपुरा में बीजेपी पावर में है वहां जी, जैसे मणिपुर में है, असम में है, त्रिपुरा में, तीनों जगह है। तो ये हम त्रिपुरा की जीत को बीजेपी की जीत बहुत सिग्निफिकेंट जीत नहीं मान सकते, हम सिग्निफिकेंट हार मानेंगे घोसी में जी, जो बड़ी हार है। तो इसलिए 2 बातें आ रही हैं गर्ग साहब, यहाँ 2 बातें, एक तो घोसी की बात आप कर रहे हैं, दूसरी बात जो है बागेश्वर की है। बागेश्वर में अगर साथ मिलके लड़ते, जैसा आप कह रहे थे, यानी समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को नहीं उतारती, तो यहां पर परिस्थिति कुछ और होती। बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यह सोचना होगा कि हम साथ लड़ें, क्योंकि अभी जो गठबंधन चल रहा है ये 2024 पे फोकस चल रहा है, लेकिन इन 5 राज्यों में जो चुनाव हैं और यहां सब अलग अलग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों को अगर आप देख लें तो तीनों जगह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस अलायंस में नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं उतारना भी, जैसे आप बता रहे हैं, फायदेमंद साबित हुआ है इंडिया के लिए। तो इस पर जरा आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि आखिर ये अलायंस पहले क्यों नहीं, पहले बातचीत क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं कि हाँ ये जो चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं सब साथ लड़ेंगे, और घोसी तो एक झांकी है ही। देखिए बागेश्वर का अगर आप देखें, अगर पुराने रेफरेंसेस देखें, मैं देख रहा हूं काफी समय से, जब कैंडिडेट्स फाइनल हो रहे थे तब से देख रहा हूं, बागेश्वर को लेकर काफी झगड़े चल रहे थे इन लोगों में आपस में। और जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए वो 2014 में लोकसभा के भी कैंडिडेट थे जो हार गए थे। तो वहां समाजवादी पार्टी इस स्थिति में नहीं थी, उनकी अखिलेश की चल नहीं रही थी
कि वहां पर इस तरह से वो, आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से जान लगा दी अपनी यहां पर घोसी में, और वहां भी बागेश्वर में भी आम आदमी पार्टी एब्सेंट है। जो नुकसान हुआ है पूरा का पूरा वो समाजवादी पार्टी के कारण हुआ है। आपने जो सवाल किया है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का किया है। मैं इन तीनों जगह के बारे में ये कहना चाहता हूं कि यहाँ कोई तीसरा फोर्स है ही नहीं। विंध्य के कुछ इलाके में मध्य प्रदेश में बीएसपी का थोड़ा है, मतलब थोड़ा क्या काफी रहा है। अगर बीएसपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है वहां पर, क्योंकि विंध्य में क्या हुआ था पिछली बार कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था कांग्रेस को हुआ था वहां, और इस बार कांग्रेस वहां बहुत मजबूत है विंध्य में। एक तो आपने देखा होगा कि वो जो पेशाब कांड हुआ वहां जी, उसके कारण काफी चीजें हुई हैं, और वहां पोलराइजेशन काफी तगड़ा है। तो केवल विंध्य का एक इलाका ऐसा है और थोड़ा बहुत इलाका ग्वालियर चंबल का है जहां बीएसपी का कुछ, समाजवादी पार्टी तो खैर है नहीं, जहां ये वोटों को प्रभावित कर सकती हैं मायावती। इस रिजल्ट का प्रभाव देखिए क्या होगा, जो मैंने पहले नहीं कहा, आप कह रहा हूं जी, कि मायावती को अब तय करना पड़ेगा कि उनको इंडिया अलायंस में जाना है या एनडीए में जाना है। अगर वो नहीं जाएंगी एनडीए के साथ और इंडिया अलायंस नहीं लेता उनको, आने वाले चुनाव में बीएसपी का सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। और ये बड़ा एक सिग्नल है घोसी का चुनाव कि बीएसपी पूरी तरह से एब्सेंट है। ये स्ट्रेटेजी के तौर पर भी हो सकता है कि बीएसपी से कहा गया हो कि आप यहां उम्मीदवार खड़ा मत करो, ये भी एक संभव है। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीएसपी एसपी का महत्व नहीं है ज्यादा। तेलंगाना में ओवैसी का रुख बड़ा मैटर करेगा कि ओवैसी को अभी उन्होंने मुस्लिम वोटों को घोसी में प्रभावित नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ नहीं किया। यह बड़ा कंट्रीब्यूशन है ओवैसी की पार्टी का कि उन्होंने डैमेज नहीं किया। तो वो उनको समझ में आ गया है अगर कि उनको मुस्लिम वोट बैंक को डिवाइड करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना है या उनको इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाना। मायावती, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले चुनाव में, रविकांत ज्यादा अच्छे से बताएंगे, हालांकि वो सुन नहीं रहे मेरी बात, पर मायावती का निर्णय दलित वोटों को किस तरह टिल्ट करता है, वो अगर एब्सेंट रह जाएं, साइलेंट रह जाएं, एक गुप्त अंडरस्टैंडिंग हो जाए इंडिया अलायंस के साथ, तो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। पर मायावती जो हैं वो अब एक थर्ड फैक्टर के रूप में उत्तर प्रदेश से, उनमें भूमिका उनकी बहुत कमजोर कर दी है घोसी के चुनाव में। ये अगर हो गया है कि दलित वोट अगर पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ, और मुस्लिम वोट भी हो गया है, तो आप समझिए कि जो कॉन्टेस्ट होगा उत्तर प्रदेश में और बिहार में वो लगभग बाइपोलर हो जाएगा। तो वो इंडिया अलायंस के लिए काफी, और यही महत्वपूर्ण है। ये जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, यह सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं जो बीजेपी की रीढ़ रही हैं पहले। अब तो खैर बिहार नहीं है, पर 2019 में तो थी, अब स्थिति अलग। तो इसलिए ये घोसी का चुनाव विपक्ष के लिए भी इंडिकेटर है और एनडीए के लिए भी है, और सारे के सारे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस देश का, उसके लिए। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि स्टालिन के बेटे ने 2 तारीख को कहा था सनातन धर्म पे हमला किया था। यहां मतदान 5 तारीख को हुआ, कहां? घोसी में। इन्होंने पूरा कोशिश की हिंदुत्व के, इंडिया अलायंस हिंदुत्व के खिलाफ है,
वो तमाम कोशिशें की। जो मतदाता है पूरे देश का, उसने इस चीज पर यकीन नहीं किया। तो इसीलिए आप जो पोल रिजल्ट देख रहे हैं, ये जो बंगाल का पोल रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उत्तर बंगाल के उत्तर का है, जहां की बीजेपी का डोमिनेंस है जी, है ना। मतलब बंगाल के उत्तर के जलपाईगुड़ी और वो जो तमाम इलाका है ना, तो सिलीगुड़ी, ये पूरा हाँ, जी। हाँ, तो आप अगर ये जो इलेक्शन रिजल्ट को एक अलग तरीके से एनालाइज करेंगे, आपको इसके अंडर करंट्स बीजेपी के अब आने वाले फैसलों पर मिलेंगे, और वो फैसले आपको पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में नजर आ जाएंगे कि ये जो चुनाव हो रहे हैं एक के बाद एक, जिनमें बीजेपी हार रही है, पंजाब हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, अब बीजेपी की क्या स्थिति है। उसमें एक चीज और जोड़ दें गर्ग साहब कि 200 रुपए कम करने वाली जो सिलेंडर की कीमत कम की गई थी, वो भी 30 तारीख को रक्षाबंधन के समय, 30-31 का समय था शायद, और 5 तारीख को इलेक्शन, जो आप बता रहे थे, सनातन धर्म पे वार, फिर ये गैस सिलेंडर कम करना, ये भी, और पूरे मीडिया के जरिए शाम के डिबेट्स में सनातन और सिलेंडर को लाना, ये सब कुछ था। बस सिलेंडर में जोड़ रहा था आप जो बात कह रहे थे। नहीं, जिला पंचायत के जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 4 जिला, वो तो रूरल एरिया है ना लगभग, ये सेमी अर्बन है घोसी का, या पर आप देखिए कि अक्रॉस जो रिजल्ट के जो परिणाम है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो डबल एंटी इनकम्बेंसी है, डबल इंजन के खिलाफ, कि योगी के खिलाफ भी है और मोदी के खिलाफ भी है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है जो हो रहा है। तो बीजेपी इसको कैसे काउंटर करेगी, ये देखने की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं। अभी बात हो रही थी और आपकी तरफ इशारा भी किए थे गर्ग साहब, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां हो रही थी कि मायावती जी की राजनीति घोसी के उपचुनाव के बाद अगर उसकी चर्चा की जाए तो आपके नजर से वो कहां जाती हुई दिखाई देती है? वो हार थक के इंडिया गठबंधन में आती हुई नजर आती हैं, या एनडीए की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, या जो अभी तक वो कहती आई हैं, हालांकि उनके जो बयान आ रहे हैं वो बेमन बयान दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो कहती हैं कि मैं किसी के साथ नहीं जा रही हूं? राजीव जी, अभी जो गर्ग साहब कह रहे थे, मैं पूरा सुन रहा था, और उनको सुनना अपने आप को संवारने जैसा होता है हमेशा। लेकिन जो मायावती के बारे में उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहता हूं। जो लोग कह रहे हैं कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि वो हैं, और इसलिए हैं कि उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। अगर आप 2022 का इलेक्शन देखें तो वहां बीएसपी के कैंडिडेट को जो वोट मिला था वो था करीब 54,000, और जो जीत हुई है 21% था, 54,000 वोट था, और जो जीत हुई है अभी वो 42,000 से। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने लास्ट में कहा कि आप वोट देने ना जाएं या नोटा पर बटन दबाएं। ये दरअसल वही था जो वो बैलेंस करती हैं कि मायावती एकमात्र ऐसी नेता है जो बीजेपी को गोला दे सकती है, बाकी बीजेपी सबको गोला देती है। असली खेल यहां मायावती ने खेला था। भला कोई ये कहने के लिए आएगा कि आप वोट मत कीजिए या नोटा दबाइए? जब आप कंटेस्ट करने ही नहीं गए तो आप खामोश रहते। लेकिन मायावती को यह भी गेम खेलना था। बाकी वो जानती थी कि कहां जाना है, वोटर हमारा कहां जाएगा। वो कमल के फूल को कभी नहीं पसंद करता, वो फिर दूसरा ही विकल्प देखेगा। तो बहुत बारीकी से मायावती इंडिया अलायंस के साथ गई इसमें, और उनका यहां रहना खुद उनके लिए भी सेहतमंद है और इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक और बात आई थी कि
उदयनिधि के बयान के बाद का ये चुनाव है। राजीव जी, आपको याद हो, मैं लगातार ये साल भर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे चुनाव नहीं जीतती जी। अगर हिंदुत्व पर वो चुनाव जीत रही होती तो दारा सिंह चौहान, फागू चौहान, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, इन सब पर दाव नहीं लगाती। उत्तर प्रदेश में कम से कम जहां राम मंदिर बनने जा रहा है, एक्चुअली बीजेपी नैरेटिव के तौर पर हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है कि जहां सारे मुद्दे गायब हो जाएं और उसके भीतर वो कांशीराम की पूरी सोशल इंजीनियरिंग करती है, बल्कि उससे भी ज्यादा पैनी। वो वहां जाति की इंजीनियरिंग हो रही थी, इन्होंने उपजाति की इंजीनियरिंग की। ये बीजेपी के मजबूती का जो मूल कारण है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इंडिया अलायंस ने अति पिछड़ी जाति पर और नॉन जाति पर काम कर लिया, और अभी गर्ग साहब जो बात कह रहे थे कि मुस्लिम भी वहां गया, मुस्लिम मायावती के साथ नहीं। आज की तारीख में जो अल्पसंख्यक है वो सपा से ज्यादा मायावती के साथ। अब ये उलटबांसी लग रही होगी, सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव के साथ अब वो साथ छोड़ चुका है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को बुला करके बात की और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप चुपचाप से कांग्रेस पार्टी के साथ जाइए, वरना हम नहीं रोक पाएंगे। और यह भी कहा कि आप मायावती के साथ भी जाइए, क्योंकि अखिलेश यादव से जो उम्मीदें थी अल्पसंख्यक की वो पूरी नहीं। आप आजम खां के साथ भी नहीं खड़े हुए। बुलडोजर राज है, लेकिन कभी अखिलेश यादव ने ऐसे मुद्दों पर सामने आकर के संघर्ष नहीं किया है। मायावती तो हर मुद्दे पर खामोश रहती है, तो लोग उनको जानते हैं कि उस तरह से डिफेंड करती ही नहीं, दलित मुद्दों पर भी नहीं उस तरह से खड़ी होती। लेकिन मायावती के होने का मतलब लोग जानते हैं। जो 5 साल का पिछला रेजिम था उनका 2007 से 12 का, एक भी सांप्रदायिक तनाव उत्तर प्रदेश में नहीं, और किसी ने भी मुसलमान के खिलाफ आंख उठा करके तक नहीं देखा, दलितों का तो छोड़ दीजिए। तो एक वो भरोसा है दलितों को भी और अल्पसंख्यकों को भी कि मायावती होने का मतलब क्या है। बाकी उनकी क्रिटिसाइज जो होती है कि वो निष्क्रिय हैं, वो खामोश बैठी हैं, लेकिन उनकी जो खामोशी है वो दरअसल एक रणनीति है। और अब वो जो उनको डर है, ऑब्वियस है कि वो डर ही होगा। उस डर की वजह से जो उन्होंने निकलना बंद किया है, उससे लोगों का थोड़ा भरोसा तो कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज भी जब वो लड़ाई में आती हुई दिखती हैं, तो वही वोटर उनके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हो जाता है। सोचिए, अगर घोसी में उन्होंने कोई कैंडिडेट उतार दिया होता, किसी अति पिछड़ी जाति का, कोई दलित या कोई अल्पसंख्यक, पिछली बार अल्पसंख्यक उम्मीदवार था वो, लेकिन वो उपचुनाव, तो ये रिजल्ट थोड़ा सा। रविकांत जी, वो उपचुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारती नहीं है, उपचुनाव लड़ती नहीं है मायावती जी। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने उतार, तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो इंडिया अलायंस के साथ है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं अगर वो बीजेपी के साथ होती तो वो शायद ये कर रही होती। वो उन्होंने नहीं किया। ये इशारा है कि मायावती किधर जाना चाहती है और वो हाथी किधर बैठना चाहता है, किस तरफ जाना चाहता है। ये जिम्मेदारी इंडिया अलायंस की भी है, मायावती की तो है ही। हाँ, वो बेहतरीन बार्गेनर हैं और वो जो भी कर रही है इस समय वो बार्गेनर, और उनका ये मानना है कि भाई वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि 16 राज्यों में है। कहीं 1%, कहीं 2% से लेकर के 6% उनका वोट है। तो उस आधार पर बार्गेनिंग करना चाहती है कि उन्हें 40 सीटें मिलें, और अगर ये उत्तर प्रदेश में नहीं मिले तो यहां 25-30 मिले, बाकी और राज्यों में उनको 10-15 सीट मिले। ये असली खेल चल रहा है। बाकी हाथी को जहां होना चाहिए वहीं है, मैं जो समझ रहा हूं, जितना मैं पढ़ रहा हूं उनको। जी जी जी, अंदर की बात आप बता रहे हैं कि हाथी को जहां रहना चाहिए वहीं है, और बार्गेनिंग जो है वो चालू है, और 40 सीटें चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए कि मायावती जी जो हैं
वो और ऐसे न सिर्फ मायावती, कई और भी दल के नेता होंगे जो इंडिया गठबंधन के साथ अभी बार्गेनिंग टेबल पे बैठे होंगे कहीं ना कहीं, और ये बातचीत चल रही होगी कि हाँ हम आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन कितनी सीटें चाहिए। आज सुबह एक खबर आई आंध्र प्रदेश से, चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हो गए, और चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी क्या मायने रखती है ये आप सब समझते होंगे। आंध्र प्रदेश में दो प्रमुख नेता हैं, जगन मोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के साथ रहे हैं, और जगन मोहन रेड्डी जो आप जानते हैं कि जब से अपनी पार्टी बनाए, उनके पिता का निधन हुआ, उसके बाद से वो कांग्रेस से नाराज, और अभी वो वहां के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। तो जगन मोहन रेड्डी क्या इस खेमे में आएंगे या उस खेमे में रहेंगे? दो तीन नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक जगन मोहन रेड्डी हैं, एक उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और चंद्रबाबू नायडू तो रहे ही हैं एनडीए के साथी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्या मायने रखती है ये भी चर्चा का विषय है। आने वाले समय में इस पर भी चर्चा करेंगे। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, क्या आपको भी लगता है कि यहां से एक दूसरी तस्वीर जो बीजेपी के लिए डरावनी तस्वीर हो सकती है, खासकर घोसी का चुनाव, भले अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली साफ सुथरी खूबसूरत दिल्ली और इसमें इतने खूबसूरत मेहमानों के बीच वो चकाचौंध में वो व्यस्त हैं, और दिल्ली और देश के लिए गौरव की बात है जो कुछ हो रहा है दिल्ली में, यानी G20। लेकिन उससे इतर जब पॉलिटिकल उसमें आते हैं आप, तो यहां पर भयावह तस्वीर दिखाई देती है, डरावनी तस्वीर दिखाई देती है। और ये तस्वीर 60 और 40 वाली तस्वीर है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ब्रुसेल्स में भी यही बात कह रहे हैं कि, और जब उनसे कहीं भी पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं राहुल गांधी की आप 60% को अगर तवज्जो नहीं दोगे तो आने वाले समय में जनता आपको बता देगी कि आपने क्या गलती की थी। और उसका रिजल्ट हम घोसी में देख रहे हैं, उसका रिजल्ट हम डुमरी में देख रहे हैं, यानी झारखंड में देख रहे हैं, उसका रिजल्ट हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, और कमोबेश उसका रिजल्ट हम यहां भी देख रहे हैं बागेश्वर में, और उधर केरल तो है ही। कैसे, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, घोसी का जो चुनाव है वो इतना महत्वपूर्ण है राजीव जी कि उसकी चर्चा कल से जो सुबह से जो शुरू हुई है वो अभी तक चल रही है और अगले कुछ समय तक चलती रहेगी। मुझे लगता है कि एक बार मोदी जी उधर से निवृत्त हो जाएं, जो अपने मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में जो खाना खिला रहे हैं और अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग जो है उसको मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि नए सिरे से इस मामले में कुछ उतरेंगे। और घोसी का जो डैमेज हुआ है वो वाकई बहुत बड़ा डैमेज है। हम सारे अन्य राज्यों के जो चुनाव है, हालांकि सीधी सीधी जो जीत नजर आ रही है और जो बढ़त नजर आ रही है वो इंडिया की है। इसके साथ ही जितने पुरानी चीजें सोची जा रही थी, इंडिया किस तरीके से इसको हरा देगा एनडीए को। देखिए, जिस समय राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया जो है वो बीजेपी को हरा देगा, तो उन्होंने इन्वर्टेड कामा में एक शब्द कहा था, आसानी से। आसानी से वो इन्वर्टेड कामा में था वो। तो घोसी के चुनाव को देख के आपको बिल्कुल महसूस होगा कि वाकई कितने आसानी से हराया गया। जो मार्जिन है इतना बड़ा है। पहले जो कहा जा रहा था कि दारा सिंह चौहान इतने मजबूत है, ये है वो है, वो सारा कुछ एक तरफ रह गया। इसके साथ ही फार्मूला तो मिल गया इंडिया को कि इस पे स्टिक किया जाए। और दूसरा बागेश्वर का जो उदाहरण है, बागेश्वर जैसा दोहराव न हो, ये भी सावधानी रखनी जो है इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रांडिंग कर रहे हैं मोदी अपनी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो कितने काम आएगा मुझे नहीं लगता है। जो हम कहते हैं कि सनातन वाला मामला है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है घोषित उपचुनाव के पहले हुई, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो निष्फल हुई। उसका बहुत ज्यादा असर होता नहीं दिख रहा है। सनातन के पहले एक और घटना हुई थी, आप याद कीजिए, कर्नाटक का जब चुनाव हुआ था, कर्नाटक चुनाव के कुछ पहले ही ये जब कहा गया वहां पर कांग्रेस की ओर से कि हम अगर सत्ता में आए तो हम बजरंग दल को जो है वो हम उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। इसके बाद भी कर्नाटक जो है कांग्रेस ने जीता था। तो इसका मतलब ये है कि इनका ये जो मुद्दा है, मतलब धार्मिक भावनाओं को भड़काने का या धार्मिक मुद्दों का सहारा लेने का, ये भी जो है वो अब जो है वो बहुत ही मजबूत एक उनका आधार नहीं रह गया है, ये भी दिखने जा रहा है। इससे निश्चित रूप से उत्साह जो है
वो इंडिया का ये बढ़ेगा कि अब आपको जो है वो आर्थिक मुद्दे जो है, सामाजिक मुद्दे जो है, सशक्तिकरण जो है, इन सबका सहारा जो ले रहे हैं हम, वो बिल्कुल सही हो रहा है। ये जो टेस्ट था, उस टेस्ट में निश्चित रूप से इंडिया को जो है वो सफलता मिली है। इस मायने में घोसी जो है निश्चित रूप से बहुत बड़ा उदाहरण है। वहां पर हम देख रहे हैं कि बाकी 3 राज्य जो है, खासकर जहां पे कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मुझे लगता है वहां भी यही फार्मूला होगा। हालांकि वहां पर तो कोई ऐसा तीसरा फोर्स जैसी कोई चीज है नहीं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत जो है आप पार्टी की सुगबुगाहट है, जहां पर हमारे अपने जो अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं, वहां पर भगवंत मान आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं। और आप पार्टी ने छत्तीसगढ़ में तय किया है कि सभी 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि इस चुनाव में कितने प्रभावशाली होंगे ये देखने की बात है। लेकिन अगला चुनाव जो है, अगला विधानसभा का चुनाव जो फिर से होगा 23 के बाद समझिए 28 में, तब तक शायद एक तीसरा फोर्स जो है एक रूप थोड़ा सा ले रहा है छत्तीसगढ़ में, ये बात तो है। लेकिन ये जो तथ्य है तीसरा फोर्स वाला, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश में होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहां पर कांग्रेस का रास्ता जो है वो बहुत ही साफ और सपाट है। मुझे ऐसा लगता है कि घोसी का चुनाव जो है एक तरह से वो उदाहरण दिया है उसने इंडिया को, इसी रास्ते पर चलिए, जीत जो है वो आगे भी आपको मिलती रहेगी। राजीव जी। जी बिल्कुल, घोसी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा अभी आगे भी इस पे हम करते रहेंगे। और वो एक कहें तो सैंपल है आने वाले चुनावों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए भी। और इसमें एक मामला और भी है भारत और इंडिया का, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन घोसी का चुनाव और वो किस ढंग का सैंपल है, जरा इस पर चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? कैसे ये एक सैंपल के रूप में 2024 और उससे पहले इन 5 राज्यों के चुनाव में देखा जाए उसे? राजीव जी, असल में मुझे लगता है कि जो घोसी का उपचुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कई तरीके से परेशानी पैदा करने वाला है। एक तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी में बीच में लगातार ओबीसी चिल्ला रही थी बहुत जोर जोर से, और उनका ओबीसी कैंडिडेट जो है वो चुनाव हारा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी ने नकार दिया है, क्योंकि घोसी में ओबीसी जो है काफी बड़ी तादाद में है। तो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी जो है वो नकार दिया गया है, ये भी चीज एक तरीके से साफ हो गई है। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन है उसने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जब गए वहां चुनाव प्रचार करने के लिए, अपनी पहली रैली में ही उन्होंने कहा कि यानी शुरू से ही जो थे वो इंडिया का गठबंधन का प्रत्याशी लेकर के ही मैदान में अखिलेश यादव गए। जो अभी वहां के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के अजय राय, उन्होंने सबसे पहले जो थी चिट्ठी जारी की कि चूंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोसी में चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। अब वो कांग्रेस का वहां कुछ आधार है कि नहीं है, वो एक अलग का मसला है कि वो घोसी में आधार है कि नहीं है। हालांकि लोगों का कहना यह भी है कि वहां अजय राय की बिरादरी के लोगों ने एक मुश्त जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है, यानी अजय राय का असर जो है व्यक्तिगत वो वहां काम आया है। ये भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुल मिलाकर के ज्यादा परेशानी पैदा करने वाली है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जो सेफ जोन मान के चल रही थी, और बार बार ये कहा जाता था कि जो कहां थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसको यहां से पूरा किया जाएगा, तो वो पूरा यहां से होने की स्थितियां अब दिखाई नहीं पड़ती। मतलब घोसी के उपचुनाव ने एक संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके से टक्कर मिलेगी जैसी और जगहों पर मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल की खाड़ी से जो है वो जीत के आएगी कि वो प्रशांत महासागर से जीत के आएगी, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। मतलब परिस्थितियां उसके लिए जो है वो उत्तर प्रदेश में भी उतनी आसान नहीं है जितना समझा जा रहा था। दूसरा की जो एक चर्चा चल रही है कि वहां सब योगी आदित्यनाथ ने जो है वो थोड़ा कुछ जो है वो काम लगा दिया मोदी जी के। अगर इस तरीके की चीज कुछ हुई है, हालांकि मेरा जो है इसमें कोई विश्वास नहीं है कि इस तरह की कोई चीज हुई है, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज हुई है तो फिर मोदी जी के लिए दिल्ली बहुत ज्यादा दूर हो चुकी है। क्योंकि जो काम घोसी में अगर योगी आदित्यनाथ ने किया है जैसा कहा जा रहा है, तो फिर ये काम फिर वो पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे योगी आदित्यनाथ। वो सिर्फ घोसी तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वो 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। तो ये अगर है इस तरह की चीज, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर और ज्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। तो मुझे राजीव जी कुल मिला के लगता है कि घोसी के चुनाव मतलब परिणाम जो है
वो कई तरीके से कई संदेश जो है वो दे रहे हैं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मोर्चों पर विचार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी राजनीति जो है जी उसमें जो है उसको जी इस पे विश्लेषण जो है होना चाहिए कि क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी आगे चल करके। अब जो ये है कि वो जो है किस तरीके से इंडिया गठबंधन से निपटती है, इंडिया गठबंधन किस तरीके से निपटता है, तो जैसे मैंने कल भी कहा था अपनी चर्चा के दौरान, आज मैं फिर कह रहा हूं कि अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सूरत हाल दिख रहा है राजीव जी, उसमें नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जयंत चौधरी, ये जिस समीकरण के साथ एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश में उतरेंगे, तो राहुल गांधी जो 60% की बात कह रहे थे मुंबई में कि 60% में बैठा हुआ है, तो घोसी से भी जो 60% का परिणाम आया है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में 60% ही दिखाई पड़ेगा फिर। तो भारतीय जनता पार्टी जो 80-20 की बात करती थी, वो 80-20 उसका चला या नहीं चला वो अलग का मसला है, लेकिन उसे 60-40 से अब जो निश्चित तौर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये चीजें साफ दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश में राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, क्या ये बीजेपी के अंदर बीजेपी वाली कहानी चल रही है क्या, जो यहाँ कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि अगर घोसी में और खासकर वहां के मुख्यमंत्री जिस ढंग से एक्टिव होना चाहिए था वैसे नहीं दिखाई दिए, AK शर्मा की बात भी आ रही है, बहुत कुछ यहाँ अंदर खाने बातें चल रही हैं, क्या कुछ सच्चाई है नहीं पता, लेकिन इस पर विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है कि अगर बीजेपी के अंदर बीजेपी वाली बात आती है, अगर दो खेमों की बात आती है, बीजेपी दो खेमों में बटी हुई नजर आती है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बीजेपी ओवरऑल 2024 के लिए तो बहुत बुरी तस्वीर दिखाई देती है फिर यहाँ पे। या कोई जो हिंदुत्व का कार्ड या कुछ और कार्ड, जहां अंदर खाने कुछ भी चलता रहे और क्लीन स्वीप वाली नौबत, जैसे कि पुलवामा वाली घटना हो गई थी 2019 में, 2014 में मोदी लहर की बात होती थी, ऐसे कुछ 2024। देखिए राजीव जी, मैंने हमेशा आपकी चर्चा में यह कहा कि इस बार का इलेक्शन 2024 में इंडिया को 400 से ज्यादा सीट मिलेगी और 1984 का रिपीटिशन होगा। आपके बहुत सारे दर्शक श्रोताओं ने मेरी बात को माना, कुछ ने नहीं माना। ये जो इलेक्शन हुआ है, ये रिजल्ट जो आए हैं, इससे मुझे लगता है कि मेरा जो शिक्षक मन है और शिक्षक बुद्धि है वो ठीक प्रकार से काम कर रही है और 1984 का ही रिपीटिशन होगा। देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना 4-3 का ये अनुपात है, ये अनुपात है 150-7 का। जो 4 सीट जीती है इंडिया, वो 150 सीट का रिप्रेजेंटेशन करती है, उन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है जहां 150 सीट है। और बीजेपी जो त्रिपुरा उत्तराखंड में जीती है वो रिप्रेजेंट करती है 7 सीटों को। इसका मतलब यह है कि 1984 में चुनाव बिल्कुल एक जैसे हुआ था, एक तरफा, वैसा ही होगा। नंबर 1। नंबर 2, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, आपने पढ़ा होगा। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन की सीमाओं का बड़ा जमावड़ा लग रहा है और यहां हम नेटो के जो वेस्टर्न ब्लॉक है उनके लोगों को सोने और चांदी की प्लेटों में खाना खिला रहे हैं। यूक्रेन को जिस प्रकार से झोंक दिया था अमेरिका ने रूस के मुंह में, यह स्थिति बन रही है, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। चीन 2-3 महीने के अंदर जो उसके जमावड़े हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो भारत को उसी प्रकार से निगलने की कोशिश कर रहा है जैसे रूस ने यूक्रेन को निपटा। खैर, तीसरी बात, चाचा जो शिवपाल सिंह यादव है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है राजीव जी। उन्होंने कहा है घोसी की जीत का सारा उत्तरदायित्व ओम प्रकाश राजभर का है। हम जीते इसलिए हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का समर्थन किया। इशारा समझिए, कम से कम हिंदुस्तान की 150 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर पैदा कर दिए हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, जहां शिंदे साहब हैं और अजीत पवार हैं, ये ओम प्रकाश राजभर हैं। ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां एनडीए हारेगा, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने धोखा दिया है उस पार्टी को। और जो ये सैनी साहब, ये क्या नाम है इनका, चौहान साहब, जो सपा के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन जीते थे और इस बार 42,000 वोट से
हारे हैं सपा से, इसका मतलब यह है इनके चेहरों से जनता को चिढ़ हो गई है। और जिस प्रकार सुमित्रा महाजन जी की हमने बात की और उमा भारती जी की बात की, वसुंधरा राजे जी की बात की, तो मुझे लगता है जो मैं कहता आया और दर्शक आज मानेंगे, और जो नहीं मानेंगे वो 6 महीने 8 महीने के बाद मान जाएंगे। 400 सीट इंडिया को मिलेगी और एक तरफा लड़ाई होगी। जनता लाइन लगा के, भीड़ लगा के, ढोल नगाड़ों के साथ वोट देने जाएगी और बीजेपी को कुछ 2-4 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। चलिए, आप जैसी बात आप कह रहे हैं वो सच हो, जो आपके शुभचिंतक और जो इंडिया के शुभचिंतक हैं उनके लिए खुशी का। प्रेम कुमार जी, आपसे समझूं, जो बात यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी, इसमें बहुत बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। और उधर जो 2 स्टेट में जो जीत मिली है, त्रिपुरा में वहाँ की 2 सीटें हैं और इधर की 5 सीटें, उत्तराखंड की 7 सीटें। इन 7 सीटें जो हैं बनाम 150 सीटें, और 150 सीटों में से 4 मतलब हर जगह एक सैंपल साइज होता है। जब लोग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उसमें स्टेट वाइज भी सैंपल लिए जाते हैं। तो ये इसको क्या उसी सैंपल साइज के हिसाब से देखा जाए। और अगर ऐसा देखते हैं तो फिर जो स्वामी जी कह रहे हैं 60 और 40 की बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, दीपक पासपोर्ट जी कह रहे थे आसानी से राहुल गांधी ने जैसा कहा था, और राहुल गांधी ब्रुसेल्स में भी जाके वही बात कह रहे हैं 60% की जनता जो है हमारे साथ है। तो बहुत कुछ यहाँ पे एक दूसरी तस्वीर और साफ तस्वीर दिखाई देती है कि जो बात स्वामी जी कह रहे हैं, जो बात अखिलेश यादव ने अभी आज कही है ट्वीट करके इंडिया के बारे में, और जो बात उधर राहुल गांधी कह रहे हैं, समानता दिखाई दे रही है। इस समानता के बाद अगर हम विश्लेषण करें आगामी चुनाव का, तो कैसे विश्लेषण करेंगे? जी राजीव जी, प्रोफेसर साहब ने जो थ्योरी रखी है उससे असहमत होना मुश्किल है। थ्योरी तो बिल्कुल परफेक्ट है, हाँ संख्या पर जरूर लोग बोल सकते हैं क्या नतीजे होंगे, लेकिन एक चीज है कि हिंदुस्तान हर स्टेट में पॉलिटिक्स डिफरेंट है। फिर भी उत्तर प्रदेश में जो मल्टी पार्टी के बीच में इंडिया का प्रेजेंस है, ये कैरेक्टर बिहार में दिखता है, महाराष्ट्र में दिखता है। तो ऐसे प्रदेशों में जहां पर कि मल्टी पार्टी सिस्टम में इंडिया गठबंधन स्ट्रांगली फाइट करे, तो ये 60-40 वाला फॉर्मूला जिंदा होता नजर आता है। घोसी उसका उदाहरण है जी। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे प्रदेशों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इवन कर्नाटक में भी। तो यहाँ पर वो बात नहीं आती कि अचानक से 60-40 में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। यहाँ कड़ा मुकाबला है। जैसे उत्तराखंड की सीट हमने बागेश्वर की चर्चा की, श्रवण गर्ग साहब ने कहा कि वहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होने की वजह से वो सीट हार गई। तो इस बीच मैंने थोड़ा सा देखा क्या है, तो समाजवादी पार्टी को 650 है और 4,500 का फासला है। तो संख्या में तो ये बात नजर नहीं आती है, इमोशंस में जरूर लगती है कि इंडिया अगर एक फोर्स के रूप में लड़े तो एक जो परसेप्शन क्रिएट होता है उस पर कुछ फर्क पड़ा होगा, ऐसा जरूर लगता है। लेकिन उत्तराखंड जैसे इलाकों में मेन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधे सीधे है। वहां कांग्रेस को परसेप्शन का फायदा धीरे धीरे मिलना शुरू होगा जब बाकी स्टेट से आएंगी चीजें आएंगी। अब जैसे अल्पसंख्यक वोट के बारे में अभी चर्चा प्रोफेसर साहब कर रहे थे कि अल्पसंख्यक वोट मान लीजिए मायावती जी के साथ में अट्रैक्टेड है, समाजवादी पार्टी से थोड़ा बिलगाव है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए बोलते हुए अपने गैर अल्पसंख्यक यानी बहुसंख्यक वर्ग का बहुत बड़ा वोट खोया है।
कांग्रेस ने कुर्बानी दी है अल्पसंख्यकों के लिए। तो अल्पसंख्यक के मन में, मुसलमानों के खास तौर से, क्रिश्चियन के भी मन में, इवन सिख के भी मन में कांग्रेस के प्रति एक झुकाव है कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद की है। तो इंडिया जब सामने आता है तो कांग्रेस सबसे आगे खड़ी दिखती है। तो उसके साथ जितने भी फोर्सेस जुटे होते हैं उनको ये सारे नरेंद्र मोदी और बीजेपी विरोधी वोट, जिसमें अल्पसंख्यक तो मोटे तौर पर है ही, दलित भी है, अति पिछड़े भी हैं, और सवर्णों का भी एक तबका, ऐसा नहीं कि सारे सवर्ण बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अगर सारे सवर्ण देते तो हिमाचल में थोड़े हारती बीजेपी, उत्तराखंड में भी अच्छी टक्कर मिली। तो ऐसा नहीं कि सारे सवर्ण भी बीजेपी के साथ हैं, वो भी नहीं है। लेकिन बीजेपी विरोधी वोट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के पीछे पोलराइज होते दिख रहे हैं। ये हवा अगर बन जाती है, अगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शुरुआत है, देखने की बात है, और घोषी ने ये दिखाया है, तो ये हवा बन जाती है तो प्रोफेसर अखिल स्वामी सर ने जो विश्लेषण रखा है वो विश्लेषण अक्षरशः तो नहीं, लेकिन मैंने जिस प्रोपोर्शन में बताया कि जिन जिन स्टेट्स में इंडिया का वो कैरेक्टर है, यूपी में जैसा वैसा दूसरे स्टेट्स में है, वहां तो अक्षरशः लागू होगा। बाकी भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा जहां कांग्रेस मजबूत होकर के सामने आएगी। अगर कांग्रेस मजबूत हो गई, यूपी का किला ढह गया, तो 400 सीट वाकई दूर नहीं है। जी कांग्रेस और यूपी का किला, बहुत बड़ी बात है कि यूपी का किला अगर ढह गया, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, और क्या सिर्फ घोसी के इस उपचुनाव से उत्तर प्रदेश के 80 सीटों का विश्लेषण हो सकता है? प्रोफेसर रविकांत जी। निश्चित रूप से, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा हिदायत देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को। एक की तरफ इशारा किया अभी प्रोफेसर साहब ने, ये शिवपाल सिंह ने जो कहा ओम प्रकाश राजभर के बारे में, और एक और मैं ट्वीट देख रहा था, हो सकता है वो ट्वीट पुराना हो, कुछ लड़कों ने लगाया हुआ था, जिसमें शिवपाल यादव कह रहे हैं कि यादव की जब मार पड़ती है तो आवाज नहीं होती। ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ओम प्रकाश राजभर की अपनी राजनीति है, लेकिन राजभर वोट आपको चाहिए, उससे बैर नहीं होना चाहिए। दारा सिंह चौहान दलबदलू हैं और लोगों ने उनको सबक सिखाया, लेकिन ये जो चौहान वोट है, जो अति पिछड़ा है, वो वोट आपको चाहिए। और ये अति पिछड़ा, मैं क्यों बार बार जोर देता हूं कि जो बीजेपी की ताकत है वो अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित है। अगर ये नहीं खिसकता है तो बीजेपी को आप बहुत कमजोर नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि ये हिंदुत्व की वजह से बीजेपी के साथ हो, या इस तरह का कोर वोटर हो कि वो वहां से नहीं आ सकता है। दरअसल उसे समाजवादी पार्टी की राजनीति या समूचे जो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स रही है उसमें उसको स्टेक नहीं मिला है, और उनका अब एक्सप्रेशन सामने आना, उनका उभर करके आना, मैं इसे लोकतंत्र के विस्तार के रूप में देखता हूं और लोकतंत्र के बेहतर भविष्य के लिए देखता हूं। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर उनकी आबादी कम है तो भी उनको इस देश के लोकतंत्र में उनका अपना स्टेक मिलना चाहिए। जिन जातियों की संख्या ज्यादा है तो क्या वो 4 जातियां गोलबंदी करके चुनाव जीत लेंगी और फिर इनको नहीं पूछेंगी? इसलिए समाजवादी पार्टी को इसको ध्यान में रखना चाहिए। 2022 का चुनाव केवल और केवल इसी वजह से हारा गया, वरना 38% वोट गया था अखिलेश यादव को। लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी है अति पिछड़ा में, और इस चुनाव के बाद भी मैंने कई लोगों से बात की है जो अति पिछड़ा समाज का नौजवान तबका है, इंटेलेक्चुअल है, उसको मैंने पूछा है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका बीजेपी के लोकसभा चुनाव पर तो कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा कि इनसिक्योरिटी फील हो रही है क्या? तो वो हाँ कर रहे हैं। ये अगर हरकत समाजवादी पार्टी ने की, और इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कमजोर कड़ी बीएसपी नहीं है, कमजोर कड़ी सपा है उस पूरे इंडिया अलायंस के लिए जी। और अगर कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं हो, जो अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे,
सच्चाई यही है कि इंडिया अलायंस में केंद्रीय भूमिका कांग्रेस पार्टी की, कि जो जातियां या जो समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा सकते या वहां कंफर्ट नहीं है, वो कांग्रेस के साथ कंफर्ट है, खुश हैं। इसीलिए कांग्रेस का जो उभार है अभी वो दिख नहीं रहा है उस तरह से, क्योंकि संगठन कमजोर है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो नरेशन बनाया है राहुल गांधी की उस यात्रा ने, उससे उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और इन जातियों का, इन समुदायों का विश्वास लौट रहा है। इसकी ज्यादा जरूरत है। इंडिया अलायंस को बेहद सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो जातियां हैं वो ये कहती हैं कि साहब हमको कोई घाटा नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ। दे तो आप भी नहीं रहे थे, कम से कम नरेंद्र मोदी ने कुछ मुखौटे तो दिए। ये फीलिंग है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस फीलिंग को समझना पड़ेगा और इस तरह की कभी भी भाषा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे बीजेपी को वो मौका मिलता है जो कहती है कि साहब ये तो गुंडों की पार्टी है, या अगर ये आ गए तो फिर ये छोटे समुदाय, कमजोर समुदाय सुरक्षित नहीं होंगे। इस बात का ध्यान मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भी करना होगा। वो भी आश्वस्त करे, इन लोगों को सुझाव दे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो, हमें सबको जोड़ना है और जो कमजोर है उनको तो ऑब्वियस है कि उनको आगे रखना है, उनको और तवज्जो देनी। राहुल गांधी क्यों बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की? वो इसीलिए कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि जो कमजोर तबके हैं वो छिटक गए हैं हमसे, वो बीजेपी ने उनको भरमाया है, तो वो आना चाहते हैं, वो वहां असम्मानित महसूस करते हैं, उनको प्रताड़ित महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमको तवज्जो, आप हमको हमारा अपना कंधा दो हमको, इसलिए वो आ जाएंगे। लेकिन भाषा और उनका संगठन में स्थान, सहभागिता, भागीदारी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत सम्मान के साथ उनको जोड़ना पड़ेगा। जी गर्ग साहब, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और जिसकी शुरुआत आपने की और देखिए कहां से कहां बात निकल गई है। और सबसे बड़ी बात यहां कि स्टेट वाइज भी हम अगर देख रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कई सारी पार्टियां, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बिहार में ऑलरेडी गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के साथ में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन मायावती का इंतजार है। इंडिया को भी उतना ही इंतजार होगा जितना शायद मायावती को इंतजार होगा। और वैसे ही दूसरे दक्षिण भारत से लेकर के अगर उत्तर तक देखा जाए तो थोड़ा सा दक्षिण और उत्तर की बात अगर करें गर्ग साहब, तो क्या ये पूरा का पूरा फोकस, ध्यान जो है वो उत्तर भारत पे ही लगाने की जरूरत है? दक्षिण भारत में आज की तारीख में इंडिया क्या लगता है काफी मजबूत है? कर्नाटक जीतने के बाद भी ये आपसे समझना चाहूंगा। दक्षिण भारत के दो राज्य और हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उसकी चर्चा भी चाहता हूं आपसे। बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी शुरू। जरा बताइए दक्षिण से लेकर उत्तर तक कैसे देखा जाए इंडिया को, कैसे देखा जाए बीजेपी या एनडीए को? देखिए राजीव जी, दक्षिण में तो कहीं बीजेपी है नहीं। मतलब अगर आप टोटल सीट्स निकाल लें दक्षिण भारत की, 20 सीटें केरल की और 39 यहाँ की, तमिलनाडु की 28, कर्नाटक की 25, आंध्र प्रदेश की 29, उड़ीसा की, बाकी 17 तेलंगाना की। तो आप पाएंगे कि बीजेपी कहीं है नहीं इन राज्यों में। मतलब पूरा का पूरा विंध्याचल के पार का पूरा इलाका जो है वो बीजेपी के पास है ही नहीं। बीजेपी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो भी उत्तर भारत है, मतलब जो हिंदी का इलाका है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, ये जो इलाका है ये बेसिक इलाका है जहां से उनको उसका वोट शेयर मिलता है। पूरा का पूरा जो मामला है राजीव जी फिर वही है कि विपक्ष का जो वोट है, वोट आपस में कटता रहा है और इसके कारण 37%, 38% पर बीजेपी जीतती रही है।
यही जो आप घोसी है या बागेश्वर है, प्रेम कुमार जी ने जो कहा वो ठीक हो सकता है। मैं उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं कि उनको 600 वोट मिले या 800 मिले। वो 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। परसेप्शन जो क्रिएट हुआ हिमाचल में, उत्तराखंड में, ये उसकी बात है कि, और जो परसेप्शन यहाँ क्रिएट हुआ, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला था, पर सीट एक ही मिली। मतलब बीजेपी के बाद वोट शेयर मायावती का था, पर सीट एक मिली। उन्होंने नुकसान किसका किया? इंडिया अलायंस का किया, या विपक्ष का किया, या समाजवादी पार्टी का किया। एक जो रविकांत जी ने बात कही है कि वो इंडिया अलायंस के साथ ही हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, और इंडिया अलायंस में उनको होना भी नहीं चाहिए, और इंडिया अलायंस में उनकी जगह भी नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस में मायावती होंगी तो ये जो लोग हैं अभी अखिलेश के साथ, या अखिलेश हैं या आरएलडी के लोग हैं, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। यह घोसी में मायावती का कैंडिडेट खड़ा न करना, ये कुछ चूक हो सकती है। मैं स्ट्रेटेजिक चूक भी मान सकता हूं कि बीजेपी को इस बार ये लगा हो कि अगर मायावती का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। उनको लगा मायावती के नहीं खड़ी होने से, पिछली बार आप बताइए कि जो कह रहे हैं कि इनके बारे में कह रहे हैं, दारा सिंह के बारे में कह रहे हैं कि वो भी दलित पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, कि उनको फिर इस बार इतने कम वोट क्यों मिले, अगर वही फैक्टर है तो। और मायावती ने पिछली बार वहां से मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों खड़ा किया? जितने वोट की बात रवि जी कह रहे हैं, रविकांत जी कह रहे हैं, ये 54,000 वोट की, तो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया था उन्होंने, कोई दलित तो खड़ा नहीं किया था वहां से। अगर मैं गलत हूं तो रविकांत जी बता दें कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। मतलब आपने पिछली बार अगर दारा सिंह का समर्थन तब नहीं करना था या करना था, क्या है स्ट्रेटेजी कि भाई आपने मुस्लिम कैंडिडेट क्यों खड़ा किया पिछली बार, और इस बार अगर दारा सिंह को जिताना था तो आपने क्यों नहीं खड़ा किया, जब आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस इतनी मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। मायावती को लेकर अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और मैं कोई उस निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहता। और मायावती की एंट्री से इंडिया अलायंस में काफी डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, और वो जैसा बताया 40 सीटें मांग रही हैं, तो आप बताइए कि फिर कांग्रेस को क्या चाहिए वहां, और आरएलडी को क्या चाहिए, और इनको क्या चाहिए, अखिलेश को क्या चाहिए। मायावती को बीजेपी में मिल जाना चाहिए और 40 सीटें वहां मांगना चाहिए, अगर मिल जाती हो तो 40 सीटें। मैं एक जो डिबेट आपके यहाँ चली उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा जी। सुमित्रा महाजन की बात बताई, शायद आपके यहाँ डिबेट हुई होगी, या उमा भारती को लेकर या वसुंधरा राजे को लेकर। यही ना कि नाराज हैं ये लोग, कुछ इस तरह की डिबेट मैंने सुनी नहीं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, आप शायद बता सकते हैं। एक मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए अपना परसेप्शन बताना चाहता हूं कि मायावती ये इन लोगों को तरजीह क्यों नहीं दे रही है बीजेपी, मतलब इनकी नाराजगी का मूल मुद्दा क्या है, जो मैं समझ रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता। सुमित्रा महाजन अपने लड़के के लिए विधानसभा का टिकट चाहती हैं, और वो हर बार से चाहती हैं, और हर बार नहीं मिलता है, और जिस इलाके से वो चाहती थी वो कहीं से आवाज आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है कहीं जी, आपके यहाँ म्यूट कर ले कहीं, हाँ। तो वो अगर वो उनके मन में एक वो है, वो खुद के लिए भी वो बड़ी चर्चाएं चली थी कि राज्यपाल बनना चाहती हैं, वो नहीं बनी। बीजेपी में वो अपने लिए जो स्थान चाहती थी वो नहीं, उनको काफी उन्होंने सेवा कर ली बीजेपी की। अब
या उमा भारती, उनका जो से है वो एक लिमिटेड से है, एक पर्टिकुलर इलाके में थोड़ा बहुत से है। मीडिया में क्या एक हो जाता है हल्ला गुल्ला। भारतीय जनता पार्टी में, मतलब चूंकि एक इम्पार्शियल एनालिसिस में यकीन करता हूं, बिल्कुल, बीजेपी भी और कांग्रेस भी वहां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। एक एक सीट पर ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी भी खड़ा करना चाहती है और कांग्रेस भी खड़ा करना चाहती है जो जीता सकें। उस पिक्चर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फिट नहीं हो रहे हैं कि उनके सारे समर्थक एडजस्ट हो जाएं, वो छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। उसमें सुमित्रा महाजन भी नाराज हो रही है, उसमें उमा भारती भी नाराज हो रही है, राजस्थान में वसुंधरा भी नाराज हो रही है, वहां छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी आप बताइए, ये दीपक जी बताएंगे मुझे कि रमन सिंह की क्या स्टैंडिंग है वहां, पॉलिटिकली क्या स्टैंडिंग है। अगर वो नाराज भी हो जाएं तो वो क्या नुकसान कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। ये जो एक हवा खड़ा हो जाता है कि ये लोग नाराज हैं या इसके कारण ये चीजें हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा एक करेक्शन ये करना चाहता हूं। उन्होंने गुजरात में मोदी जी ने सारे कैंडिडेट्स बदल दिए थे पिछली बार, अगर आपने गुजरात का इलेक्शन देखा हो तो सारे पूरी कैबिनेट रूपाणी की गायब कर दी उन्होंने इलेक्शन में, पूरे कैबिनेट मिनिस्टरों को टिकट नहीं दिए, पुराने मुख्यमंत्रियों को नहीं दिए और 156 सीटें जीते वो वहां गुजरात से। हम कुछ चीजों को हम पूरा का पूरा बीजेपी को एकदम खत्म मत कर दें, ये मैं कह रहा हूं कि बीजेपी तो अब हो गई, खत्म हो गई नहीं, वो लड़ रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि जो मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी कम से कम जो, और छत्तीसगढ़ में भी मैं कह रहा हूं, जो लड़ाई है वो अभी ये मोदी जी थोड़ा फ्री हो जाएं तब किस फेज में जाती है और क्या होता है। केवल एक ही बड़ी चीज होनी चाहिए कि इंडिया अलायंस जो है वो कैसे स्ट्रांग रहता है, वो बड़ी चीज है। और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पूरा 1 and 1 है मामला। ये अभी जो इन्होंने राहुल गांधी ने भी जो राजस्थान को लेकर अभी ब्रसेल्स में बात की, आप सोचिए राजस्थान की हेल्थ पॉलिसी को लेकर। आप तो खैर सुन ही रहे हैं ब्रसेल्स की पूरी डिबेट को, वो जो हेल्थ पॉलिसी है राजस्थान की उसको लेकर जगह जगह बात कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में यूनिक है। तो ये इस समय जो लड़ाई है वो एक अलग किस्म के उसमें फेज में चली गई है। ये जो प्रयोग चल रहा है, ये राहुल गांधी नहीं गए घोसी में, राहुल गांधी कहीं नहीं गए, उसके बावजूद जीत गए, इंडिया अलायंस जीत गया। प्रियंका गांधी भी नहीं गई वहां पर, बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री गए, चीफ मिनिस्टर लगे रहे, 2 दर्जन वहां के कैबिनेट के लोग मंत्री लगे रहे, उसके बावजूद घोसी में हार गए। इस समय पूरा का पूरा मामला एंटी इनकम्बेंसी में है और उसमें जो लोग डिसाइसिव तरीके से इंडिया अलायंस के साथ काम करेंगे, आप देखिएगा कि ये रविकांत जी ने कहा राजभर जी का या अपना दल का या निषाद पार्टी का घोसी की हार का इम्पैक्ट क्या होता है। ये लोग पहले तो समाजवादी पार्टी के साथ ही थे, अब फिर चले गए, क्या फिर आ जाएंगे? तो क्या इससे आप मानते हैं कि इंडिया अलायंस मजबूत हो जाएगा? अगर इस तरह का इम्पैक्ट है, पिछली बार तो एक राजभर खड़ा हुआ था वहां से, क्यों रविकांत जी, घोसी से एक राजभर खड़ा हुआ था, विजय राजभर खड़े हुए थे।
तो वो विजय राजभर खड़े हो गए, कांग्रेस के उम्मीदवार को 1000 भी वोट नहीं मिले होंगे शायद तब प्रियंका को, और बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसको 54,000 वोट मिल गए। ये जो पूरा का पूरा तब से लगाकर अभी तक जो कास्ट कॉम्बिनेशन और अलायंसेस चेंज हो गए हैं, वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तराखंड, इन तीनों जगह काफी फर्क पैदा करने वाले हैं। और ये सीटें बहुत बड़ी हैं, 85 और 40 सीटें जो हैं वो कम नहीं होती, 105 सीटें। और ये यहाँ की मिला लें आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 65 सीटें, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा चंक है जो हमेशा बीजेपी के साथ रहा। अगर इसमें डेंट हो जाता है तो दक्षिण भारत प्लस यहाँ मिलके काफी बड़ी चीजें हो जाएगी। तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, और हमारी उम्मीद केवल इस चीज पर टिकी है कि ये जो स्पेशल सेशन हो रहा है, ये इसमें मोदी जी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी डिबेट अब जो है वहां पहुंचने वाली है। बिल्कुल सही। अब हाँ, तो उसमें हमारे अनुमान सब गड़बड़ा भी जा सकते हैं। हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो चीजें काफी भविष्य के गर्त में अभी छुपी हुई हैं। हम घोसी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के दिमाग में और कुछ चल रहा होगा, हमको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं गर साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं और 18 से लेकर 22 तक क्या कुछ होना है। 19 तारीख को गृह प्रवेश है ये तो हम सब जान चुके हैं कि गणेश चतुर्थी पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश करेगी सरकार। तमाम नेता पक्ष विपक्ष सब, और विपक्ष ने भी कह दिया है कि हम बहिष्कार नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की तख्ती जो आज लगी थी वहां इंग्लिश में भारत लिखा हुआ था, इंडिया नहीं। इसके क्या मायने हैं ये भी 18 से 22 के बीच में पता चल जाएगा। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित करना, इसके क्या मायने हैं शायद ये भी उस समय पता चल जाएगा। या हो सकता है तर्कश में कुछ और तीर हों जो उसी समय निकाले जाएं। ये सारे कयास हैं और उन कयासों के आधार पर हम आप तक अभी तक बातें कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो बहुत कुछ, जैसा भी गर साहब कह रहे थे कि हमारा जो हम लोगों की बातचीत है, हमारी जो चर्चा है, अगले सप्ताह तक आप देखेंगे धीरे धीरे उसी पर शिफ्ट होने वाली है जो पहले हम जिस पे बात कर रहे थे। ये उपचुनाव बीच में आ गया है और उस उपचुनाव की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सैंपल साइज के रूप में ही सही, लेकिन इन 7 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इस हिसाब से हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद ये चुनाव हुए और कई सारे मुद्दे सामने रखे गए। चाहे वो सिलेंडर का मुद्दा हो कम कीमत करके, 200 रुपए कम कीमत करके, चाहे वो सनातन का मुद्दा हो या और भी कई सारे मुद्दे रखे गए, लोकल मुद्दे रखे गए। लेकिन यहां पर 4:3 से इंडिया जीत गई है, इंडिया गठबंधन जीत गया है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन कल से जो बातें होंगी, इस G20 के बाद जो बातें होंगी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। और ये भी समझना होगा कि क्या कारण है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता को अगर राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो इनवाइट नहीं करती हैं डिनर पार्टी में। 170 लोगों को इनविटेशन भेजा गया है, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, मोदी कैबिनेट के तमाम सहयोगियों को बुलाया गया है, तमाम नेताओं को बुलाया गया है, डिग्निटरी जो बाहर के हैं उनको बुलाया गया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी शायद आने वाले वक्त में मिल जाए, क्योंकि